ओके, हाय एवरीवन, हियर इज रश्मि। हम लोग लास्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़े थे। आज फिर हम लोग कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ेंगे। यू विल एंजॉय दिस लेक्चर फॉर श्योर, इसलिए आप हमारे साथ बने रहें। पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था कि कंस्ट्रक्टर का पर्पस क्या है, तो आपको याद होगा। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ 2 मिनट का समय लेकर। कंस्ट्रक्टर होता है जो वैल्यू ऑब्जेक्ट जब आप क्रिएट करते हैं तो उस समय मेमोरी लोकेट होता है, और अगर आप चाहते हैं कि मेमोरी लोकेशन के साथ साथ हमारा कुछ वैल्यू भी इनिशियलाइज हो जाए तो अपन कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। हम लोग पढ़ चुके ये बात, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर बनाते कैसे हैं, सवाल ये उठता है। तो आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि भाई कंस्ट्रक्टर भी एक फंक्शन होता है, लेकिन इस फंक्शन के साथ बात क्या होती है कि इसका नाम वही होता है जो क्लास का नाम होता है। एक बात तो ये। दूसरी बात हम लोग पढ़े थे कि भाई कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो होता है उसको हम लोग बाकी फंक्शन की तरह कॉल नहीं करते हैं, बल्कि ये तब कॉल होता है जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। ये सारी बात हम लोग पढ़ चुके हैं, और हम लोग एक एग्जांपल लिए थे कि जैसे ये कॉम्प्लेक्स हमेशा क्लास का एग्जांपल ले रही हूँ नंबर स्टोर करने के लिए। जैसे इसमें रियल और इमेजिनरी दो पार्ट है। ये कॉम्प्लेक्स नाम का एक फंक्शन बनाया, चूंकि फंक्शन का नाम और क्लास का नाम सेम है तो निश्चित तौर पे ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। जब ये फंक्शन कंस्ट्रक्टर है तो ये तभी कॉल होगा जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो आपने देखा था कि भाई ये C1 और C2 दो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, तो जिस समय ऑब्जेक्ट क्रिएशन होता है ठीक उसी समय आपका कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा। तो जब ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होगा तो C1 के रियल पार्ट में 5 जाएगा और C1 के इमेजिनरी पार्ट में 3 जाएगा। फिर C2 जब क्रिएट होगा तो भी कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होगा और C2 के भी रियल पार्ट में 5 जाएगा और C2 के इमेजिनरी पार्ट में 3 जाएगा। ये सारी बात हम लोग देख चुके थे। तो इसमें हम लोगों ने पाया था कि देयर वाज बिग लिमिटेशन। क्या लिमिटेशन था कि अगर आपने दो ऑब्जेक्ट बनाया तो दोनों का सेम वैल्यू इनिशियलाइज हुआ। अगर 10 ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे तो इस कंस्ट्रक्टर के तहत आपका 10 का सेम वैल्यू इनिशियलाइज होगा। तो आप क्या कहोगे कि मैम ऐसा हम हर वक्त नहीं चाहेंगे कि हर ऑब्जेक्ट का सेम वैल्यू इनिशियलाइज हो, ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर हमको अगर चाहिए कि हमने अगर दो ऑब्जेक्ट बनाया और दोनों ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो, डिफरेंट वैल्यू के साथ आए, तो इसके लिए हम लोग कौन सा कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। और इसी को आज हम आप लोग को बताएंगे, ठीक है। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का जरूरत कहाँ पड़ता है, ये बात तो आप समझ गए कि जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और हर भिन्न भिन्न ऑब्जेक्ट भिन्न भिन्न डाटा के लिए, अलग अलग डाटा के लिए इनिशियलाइज हो, तो वहां हमारे पास हमको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ती है। अब जैसा कि इसका नाम से ही आप समझ रहे हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मतलब कंस्ट्रक्टर भी तो फंक्शन है। यानी कि आप सोच रहे होगे कि मैम आपका इशारा इस तरफ है कि फंक्शन में पैरामीटर होगा। तो एग्जैक्टली आपने सही समझा कि यहाँ पर फंक्शन में क्या होगा, पैरामीटर होगा। यानी जैसे अगर हम चाहते हैं कि C1 जब क्रिएट हो तो यहाँ पर क्या हो, C1 के साथ क्या हो कि हम कुछ अलग वैल्यू डालें और C2 के साथ हम क्या करें, कुछ अलग वैल्यू डालें। तो लेट्स ट्राई टू डू इट, ठीक ना। कि यहाँ पर C1 के साथ आपने क्या किया, 5 डाला और 3 डाला, ठीक। और अब आप चाहते हैं कि C2 में क्या हो, 7 और 4 हो। मैंने कुछ एज्यूम कर लिया ये वैल्यू, ठीक है ना। तो अब आपका क्या हो रहा है कि ये देखिए, C1 के रियल पार्ट में 5 जाएगा और इमेजिनरी पार्ट में 3 जाएगा। C2 के रियल पार्ट में 7 जाएगा और C2 के इमेजिनरी पार्ट में 4 जाएगा। तो सवाल उठता है कि ये जो वैल्यू आपका जाएगा, है ना, तो ये वैल्यू कैसे जाएगा। तो आप कहोगे कि मैम ये तो बहुत सिंपल है, इस वैल्यू को रिसीव यहाँ हम करवाएंगे। तो बिल्कुल करवाइए आप, ठीक है। तो ये पहले क्या होगा, रियल पार्ट, है ना। तो यहाँ इंट r मैं लिख सकती हूँ, सिंपल है ना। और इंट इमेजिनरी i मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये दो वेरिएबल हमने ले लिया। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो क्लास का रियल पार्ट है इसमें क्या इनिशियलाइज होगा, r, और क्लास का जो इमेजिनरी पार्ट है उसमें क्या इनिशियलाइज होगा, i। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात। तो अब क्या होगा कि ये r जो है कौन रिसीव करेगा, 5 रिसीव करेगा। 5 किस में जाएगा, r में, और i में क्या जाएगा, 3। और यही r जो 5 रिसीव कर रहा है तो रियल में 5 जाएगा और i का वैल्यू जो कि 3 है वो किस में जाएगा, इमेजिनरी में। तो इसको भी मैं लिखती हूँ ताकि आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो रहा है कि 7 और 4 है जैसे, तो ये 7 को कौन रिसीव करेगा, r वेरिएबल, और 4 को कौन रिसीव करेगा, i वेरिएबल, ठीक है। तो 7 में क्या चला जाएगा, 4, और i में क्या चला जाएगा, 7 में सॉरी r में क्या जाएगा, 4, और 7 में क्या जाएगा, आई एम सॉरी, r में 7 जाएगा और i में क्या चला जाएगा,
4 जाएगा, है ना। तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है आपका, क्योंकि आपने इसमें क्या किया, ऑब्जेक्ट जब आप क्रिएट कर रहे हैं तो आप पैरामीटर पास कर रहे हैं, तो भिन्न भिन्न हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग डाटा डालिएगा तो आपका अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग वैल्यू से इनिशियलाइज हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ आपकी बार कि C1 के लिए R हो गया 5 और C1 के लिए I हो गया 3 और C2 के लिए R क्या हो गया 7 और C2 के लिए I क्या हो गया 4। तो यहाँ पर रियल में क्या जाएगा, C1 के लिए R मतलब 5 और इमेजिनरी मतलब 3, लेकिन जब C2 के लिए कॉल होगा तो अब ये 5 के जगह क्या चला जाएगा, देखिए 7 जाएगा, है ना, और I के जगह क्या चला जाएगा 4। तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग ना। तो दिस इज कॉल्ड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। जैसा कि आपको पता है बाकी कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऑलवेज शुड बी पब्लिक, है ना, कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऑलवेज शुड बी पब्लिक। क्यों, क्योंकि ये जो है कंस्ट्रक्टर जो कॉल हो रहा है वो कहाँ से कॉल हो रहा है, मेन से। मेन से क्यों कॉल हो रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट आप मेन में क्रिएट कर रहे हैं, एक तो आपको ये याद रहेगा। दूसरा आपको हमेशा की तरह क्या याद रखना है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन नेवर रिटर्न एनी वैल्यू। तो हम लोग यहाँ कोई वैल्यू रिटर्न भी नहीं कर रहे हैं। डेटा मेंबर प्राइवेट हो सकता है क्योंकि हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो है वो खुद क्लास का ही फंक्शन है, तो प्राइवेट मेंबर को तो ये एक्सेस कर लेगा। तो ये दोनों रियल और इमेजिनरी प्राइवेट है, देयर इज नो बिग इशू। तो आप देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर जो सुविधा आपको मिला है C++ प्रोग्रामिंग में, तो आप क्या कर रहे हैं कि एट द टाइम ऑफ क्रिएशन object creation you are allocating memory as well as initializing variable values, member variable values, है ना। क्लास के मेंबर वेरिएबल के लिए देखिए यहाँ मेमोरी लोकेट हुआ C1 के लिए, C2 के लिए, और अलग अलग वैल्यू से ये मेमोरी लोकेट हुआ। तो देखिए जब सेम वैल्यू से आपको मेमोरी लोकेट होता है, यानी कंस्ट्रक्टर में जब आप पैरामीटर नहीं पास करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। फर्स्ट वीडियो में कवर किया। जब आप कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर पास करते हैं लाइक दिस वन, तो दिस इज कॉल्ड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो आपको समझ में आ गया कि डिफॉल्ट का कब इस्तेमाल करते हैं, जब हम सारे ऑब्जेक्ट के लिए क्या करते हैं कि सेम वैल्यू असाइन करना चाहते हैं, तो हम वहां पर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और उसमें मेंबर का वेरिएबल जो होता है वैल्यू, मेंबर वेरिएबल का क्लास के मेंबर वेरिएबल का वैल्यू, वो आप क्या कहेंगे कि सब में सेम हो जाता है, राइट। तो जब अपन कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं क्लास में, तो बाय डिफॉल्ट जो कंपाइलर आपका C++ का कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है आपसे कि वो क्या होता है, तो बाय डिफॉल्ट एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, ठीक ना, C++ में। और अगर आपने बना दिया तो आपका इनिशियल वैल्यू वो लेकर के असाइन करेगा। परेशान मत होइए, है ना, आराम से समझिए, दीज ऑल आर वेरी सिंपल। और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में आपने क्या समझा कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन तो देखिए एक ही है, लेकिन ये भिन्न भिन्न ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू कैसे इनिशियलाइज कर रहा है, क्योंकि जब जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, अलग अलग वैल्यू आप असाइन कर रहे हैं। अब इसी तरीके से अगर C3 बनाते हैं और उसके ब्रैकेट में 10 और 15 डाल दीजिएगा, तो C3 का जो R होगा वो 10 जाएगा और C3 का जो I होगा वो 15 इनिशियलाइज होगा, है कि नहीं। फिर वो रियल में 10 और 15 इनिशियलाइज हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अलग अलग ऑब्जेक्ट को अलग अलग वैल्यू के साथ क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। नाउ इट इज वेरी क्लियर टू यू। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप क्या करते हैं। एक और टाइप का कंस्ट्रक्टर है, दैट इज कॉल्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर। उसका जरूरत कब पड़ेगा, जैसे अगर मान लीजिए आप कहेंगे कि मैम अगर हमको C1 में C2 को इनिशियलाइज करना है, ठीक, यानी कि C2 भी एक ऑब्जेक्ट है और C1 भी एक ऑब्जेक्ट है, और आप क्या करना चाह रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में असाइन करना चाहते हैं। तो इज इट पॉसिबल, तो यस इट इज पॉसिबल व्हेन यू मेक कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये तब संभव होगा जब आप एक कॉपी कंस्ट्रक्टर बना लेंगे। तो इसको हम अगले वीडियो में कवर करते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कमेंट करना नहीं भूलिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ऐसे ही मैं अच्छा अच्छा वीडियो बना करके आपको बताती रहूंगी। और अगर आपको कुछ और भी डिमांड है तो आप कमेंट में जरूर डालिएगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय, थैंक यू।